आत्मचिंतन मंथन करके घर जाइए और अनुशासन बना करके सभी लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत उनका स्वागत करिए। आप लोग खड़े होकर के स्वागत कर दीजिए एक बार। बाबा साहब के हम सब ऋणी हैं, खड़े होकर के स्वागत कर दीजिए एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। बैठ जाएं। आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी। महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध विश्व रत्न संविधानकार बहुदेशत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत कबीर आज उनकी जयंती है। सभी बहुजन के महानायकों को विनम्र अभिवादन करते समय इस राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन गोरखपुर इस धम्मपीठ पर आसीन पूज्य भंते जी को वंदन करता हूं। इस मंच पर एक्स मिनिस्टर गौतम जी और सभी मान्यवर भंते सुमित रत्न जी को मैं बधाई दूंगा। बड़ी कठिन समाज से, बड़ी कठिनाई से, बड़े चैलेंज से जो सरकारी चैलेंज आ गई, उसके बावजूद राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया। यानी आप सभी लोग यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं सुबह से 11 बजे से आज बैठे हैं, अभी 4 बजने को आए। ये भी जानता हूं बाबा साहब के अनुयायी हो, बुद्ध धम्म से मार्ग से चल रहे हैं, इसके लिए आप बैठे हुए हैं। सम्मेलन का सिलसिला इस उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर से शुरू हो गया। 5 अक्टूबर के दिन दिल्ली के अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा होने के बाद गौतम जी को राजीनामा देना पड़ा। हमारे लिए सबक है। सबक इस बात की है, कोई सरकार है, कोई विचारधारा हमारे साथ नहीं। बाबा साहब ने उस जमाने में 14 अक्टूबर 1956 में 22 प्रतिज्ञा की थी। आज तक उस पर कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की, किसी ने आक्षेप नहीं किया। लेकिन सरकारें बदल गई। हमें बताया गया कि 22 प्रतिज्ञा लेनी नहीं। फिर भी 9 अक्टूबर में लखनऊ के धरती पर माननीय काशीराम स्मृति स्थल पर ओबीसी समाज का आयोजन किया गया बौद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन। 22 प्रतिज्ञा हो गई। हमने चुनौती दी सरकार को। संविधान ने हमारे को हक दिया, हमारे को अधिकार दिया।
टू रिलीजन और आर्टिकल 25, हम कोई भी धर्म की नीति अपना सकते हैं, ये हमारा संविधान बताता। लखनऊ के बाद मेरठ में ऐसा प्रोग्राम का आयोजन हो गया। हजारों संख्या से लोग वहां थे मेरठ में। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है ये पूरब आता है, गोरखपुर, सहारनपुर में ऐसा प्रोग्राम हो गया। ये सिलसिला आने वाले समय में चालू रहेगा इस उत्तर प्रदेश में। जो समाज इस उत्तर प्रदेश का भटक गया था, गलत रास्ते पर चल रहा था, बाबा साहब की क्रांति देखी जाए तो सामाजिक क्रांति पहली है। सामाजिक क्रांति के साथ बाबा साहब ने समाज को इकट्ठा किया। उत्तर भारत में उल्टा हुए, राजनीति पहले आ गई, बाबा साहब का इस्तेमाल हो गया राजनीति के लिए। समान नीति धर्म नीति होती थी, आज यहां का समाज और कुछ आगे निकल जाता था। इसके लिए आने वाले समय में बौद्ध धम्म सम्मेलन ये उत्तर प्रदेश में होगा। जो वंचित समाज है, ओबीसी समाज के लोग हैं, यहां बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए यादव समाज, हमारे मौर्य है, प्रकाश जी मौर्य बैठे हुए हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं। हमें बाबा साहब के धम्म क्रांति में उसको लाना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई करनी है, तलवार की नहीं, बंदूक की नहीं, विचारों की जो करनी है, सभी वंचित समाज को लेकर हमें करनी पड़ेगी। जो भंते जी ने अभी मुद्दा उठाया, सुमित रत्न जी ने, महातेरो, भाई बौद्धों की संख्या कितनी है? कई लोग मुझे पूछते हैं बौद्धों की संख्या कितनी है। भाई बौद्ध महासभा का अध्यक्ष होने के नाते एक ही बताना चाहता हूं, जो सरकार में आज आंकड़ेवारी है वो फर्जी है। जिसको कोई आधार नहीं है। इसके लिए आने वाले समय में जनगणना होगी। ये सरकार 2 साल टाल रही है, आगे लेके जा रही है, जनगणना कर रही नहीं, क्योंकि डर रहे हैं इन लोग। डर इस बात का है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति यहां के बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। ये उन्हें डर है कि समाज के वंचित लोग, ओबीसी लोग आज बौद्ध बनने जा रहे हैं। जो ऐलान हमने किया हुआ है 2025 का, कई प्रोग्राम मैंने साउथ में किए। इलेक्शन कर्नाटक के इलेक्शन के पहले इस प्रकार के मैंने प्रोग्राम अरेंज किए। धम्म यात्रा मैसूर में निकाली, तेलंगाना के हैदराबाद में प्रोग्राम लिया,
विजयवाड़ा में प्रोग्राम लिया। राजनीति का नहीं था तो धम्म नीति का प्रोग्राम था। इसके लिए आने वाले समय में हमें दिखाना पड़ेगा जनमत के माध्यम से, जनगणना के माध्यम से। जो सरकारी अधिकारी आएंगे हमें धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना पड़ेगा, जाति के कॉलम में हमारी जात लिखनी पड़ेगी। ये भी सोच लो। बौद्ध धर्म में कई बार मुझे बोलते हैं बौद्ध धर्म में जाति नहीं है। मैं मानता हूं उसको कि बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, लेकिन सोशल वेलफेयर की जो सिस्टम है, सामाजिक समाज विभाग का जो रिक्वायरमेंट है, जो समाज विभाग की आज पूंजी तैयार होती है, उसके लिए लिखना हमें जरूरी पड़ेगा। मैं भी जानता हूं 2024 में हमारे 10-15 एमपी जो चुन के आए इस पार्लियामेंट में, तब हम बिल पास करेंगे तो ये हमारे को जाति लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो चुन के आते हैं वो गुलाम बन जाते हैं, वो हमारी आज समाज की समस्या है। बड़ा कठिन दौर से हम आज चल रहे हैं, ये भी सोच लो। इस महासम्मेलन के माध्यम से विचार रखने पड़ेंगे। समाज के लिए कठिन दौर है, फिर ये सभी समाज के लिए, बौद्धों के लिए, वंचित समाज के लिए, ओबीसीओ के लिए कठिन दौर है। इसके लिए कठिन है कि यहां एजुकेशन सिस्टम अभी डिस्ट्रॉय होगी। जो एजुकेशन सिस्टम थी इस देश की, आज खत्म होने जा रही है। एजुकेशन बिल इस पार्लियामेंट ने पास किया कोरोना के समय में, कोई मीडिया इस पर बात नहीं करता। हमारे वैचारिक विचारों को उस पर बात नहीं करते। हमें लोगों को बताना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में नया कायदा आने वाला है। मैं समझता हूं 2024 में सरकार फिर से बैठ गई तो एक कायदा आ जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम के में जो किसान का लड़का है वो किसान बन जाएगा, मजदूर का लड़का, ऐसी सिस्टम इन लोग ने बनाई रखी है। मजदूर का लड़का ये मजदूर बनेगा। कैसे बनेगा 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। हर साल जो एग्जाम होते हैं स्कूल में, और एग्जाम होने के लिए अपने माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है पढ़ लिख लो, एग्जाम की तैयारी कर लो, एग्जाम आने वाली है। लेकिन ये सरकार ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं कक्षा तक कोई भी एग्जाम नहीं रखी। ये सोच लो, बच्चों की जो मेंटेलिटी है, सोच है बच्चों की। मैं नई स्टडी करके भी आगे का क्लास में निकल जाऊंगा और आगे जाके बच्चा मैट्रिक की भी परीक्षा पास नहीं, 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं हो सकता,
क्योंकि एजुकेशन फाउंडेशन उसका वीक रहा है। कायदा कहता है ऐसे बच्चों को मजदूर भेज दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है इसका बाप खेत में काम करता था, ये बाप के खेत की मजदूरी में इसको एक्सपीरियंस है, वो खेत का किसान बन जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम एजुकेशन पॉलिसी में है 2024 में इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। हम जो फेल हो गए इन लोग को हटाने के लिए, तो उसी तरह कामगारों के घंटे अभी 12 घंटे कर दिए। जो बाबा साहब ने 8 घंटे किए थे, बोनस किए थे, पेंशन किए थे, सब निकाल डाले। इसके लिए कठिन दौर इसके लिए कह रहा हूं। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान करने के बाद आज हमारे ऑफिसर बन गए, अधिकारी बन गए, शिक्षण अच्छा ले लिया, अधिकारी बन गए। लेकिन आज इन लोगों ने सरकारी नौकरियां सब बेच दी है। कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में आज पेंडिंग है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कई सालों से हमारी डिमांड थी इस पार्लियामेंट को। मेरे मुताबिक 20 साल से हम लोग स्लोगन लगा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में हमारा रिजर्वेशन होना जरूरी है। 2-3 सरकारें आई, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज तो बोलेंगे सरकारी या नौकरियां नहीं है, इसके लिए रिजर्वेशन कहां से तुम्हारे को दो। इस प्रकार का दौर इस समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है। हमारे दोस्त कौन, हमारे शत्रु कौन पहचानने की जरूरत है, मैं समझता हूं। पिछले साल हमारे लिए किसने लड़ाई की, कौन हमारे साथ खड़ी रही, वो भूल जाओ। आज का विचार करो, आज हमारे साथ कौन है, कौन कौन समाज के लीडर कहां आए, वो सोचने की बात है। लीडर बनाने हैं कि समाज बनाना है, यह सोचना है। इसके लिए आने वाले समय में 2024 हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो विचारधारा आज सरकार में बैठी हुई है, वही विचारधारा बाबा साहब जिंदा होते समय उन लोग ने विरोध किया था। बाबा साहब के क्रांति को विरोध किया था इन लोगों ने। आज वही विचारधारा के लोग आज सत्ते में है, स्टेट में है, केंद्र में है। सभी धोखे बाबा साहब ने हमें बता के गए, ये भी सोच लो। कोई काम बाबा साहब अधूरा करके नहीं गए। रिवॉल्यूशन एंड एंटी रिवॉल्यूशन बाबा साहब ने बोला, जब क्रांति होती है, एक जगह क्रांति होती है, दुष्ट के बाजू में प्रतिक्रांति होती है, वो क्रांति को दबाने के लिए। आज बाबा साहब की क्रांति दबाने का काम इस देश में चल रहा है। बाबा साहब के कारण हमें सब कुछ मिल गया। जिनको मिल गया वो घर में बैठे नहीं, अभी रोड में आने के लिए तैयार होना जरूरी मैं समझता हूं। अभी मैं गया, दर्द होने लगा, वहां गया। हमें हमारा
विचार नहीं तो समाज का विचार करना जरूरी है। बाबा साहब ने धोखा दिया था, मेरा कारवा आगे लेके जाओ, आगे नहीं लेके गए तो वहां ही रुको भाई, नीचे मत आने देना। ये सब बाबा साहब ने बता के गए हैं। आने वाले समय में हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसके लिए कर्नाटक में मैं आखिरी बार में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बड़े मंच में मैं ऐलान किया था, क्योंकि वहां 15-20 दिन में इलेक्शन की शुरुआत होने जा रही थी। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा किसके साथ जा रहे हैं, इतनी बड़ी रैली है आपकी। मैंने सोचा, मैंने बोला उस समय मंच पर से, जो पार्टियां संविधान के साथ खड़ी रहेगी, संविधान को बचाने की बात करेगी, महापुरुषों के विचारों के साथ जाएंगे, उसके साथ हम लोग जाएंगे। वही हो गया कर्नाटक में, वही हमें करना पड़ेगा इस यूपी में। यहां से तैर होता है देश का पंतप्रधान को। यहां से जाने वाले पंतप्रधान के ही हमें सीटें गिरा के हमारे संविधान वाले पार्टियों को चुन के लाने पड़ेगी। इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी चलानी है तो सामाजिक संगठन होना जरूरी पड़ता है। जो माननीय काशीराम ने उस समय बात रखी थी, उस समय बाबा साहब ने ये बात रखी है कि पॉलिटिकल पार्टी चलानी है तो सामाजिक संगठन हमारे मजबूत होने चाहिए। इसके लिए हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के हम लोग नियोजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ संघ सैनिक दल, हमारे साथ कई गवर्नमेंट के संगठन आज खड़े हुए हैं, जान गए वो भी। घर में बैठेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मजदूर के सिवाय कुछ नहीं बन सकती, ये भी जान गए उन लोग। इसके लिए आने वाली लड़ाई हमें इकट्ठा लड़नी पड़ेगी, संविधान के माध्यम से, बाबा साहब ने दिया हुआ इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से हमारे विचारों की सरकार बननी चाहिए तो हमारा भविष्य निर्भर हो। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहां बहुत भिक्खु बैठे हुए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। भाई विहारों से बाहर निकलो, बनते सुबह तो रत्न जी का आदर से ले लो, महाथेरों 10 ऐसे भंते जी मिल गए होते तो ये उत्तर प्रदेश की छवि हम लोग बदल देते। भंते जी को बोलता बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपके साथ। हमारे भी आने वाले 5 दिन में मेरे 5 कार्यक्रम विविध जिलों में लगे हुए हैं, बौद्धों के ट्रेनिंग सेंटर लगे हुए हैं, महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर है। वहां बौद्ध धम्म कैसा अपनाया जाएगा, बौद्ध धम्म की शिकवन कैसी होगी, वो हमें हम लोग 10 दिन में पढ़ाते। आह्वान करता हूं, खाली बौद्ध बनने से भाई आचरण से बौद्ध बन लो, विचारों से बौद्ध बन लो। हमारी छवि बौद्धमय होनी चाहिए, हमें संस्कृति यहां बौद्धमय संस्कृति बनानी चाहिए। देश की छवि हमें बदलनी है, जो विषमता की छवि है हमें समता की छवि लानी पड़ेगी, भाईचारे की छवि लानी पड़ेगी, करुणा की छवि लानी पड़ेगी।
सभी को धन्यवाद देता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए। आप सभी इतने समय से करीब करीब 6 घंटे आप बैठे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं। सम्मेलन से जाने से पहले संदेश लेके जाना, भाई बाबा साहब के विचारों के साथ, बाबा साहब के दिए हुए संस्थे के साथ हमें जाना, हमारा धम्म हमें आगे बढ़ाना। एक दफे समाज का फाउंडेशन, धार्मिक फाउंडेशन मजबूत होता है तो राजनीति, समाज नीति हमारे साथ है, ये भी सोच लो। सभी को धन्यवाद देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।